सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस कमांड बैच में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको इस कमांड बैच के साथ प्रतियोगिता दर्पण के इस अंक में आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आते हैं देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। आज समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जून महीने में गठित की गई महत्वपूर्ण समितियां क्या है, महत्वपूर्ण आयोग क्या है, इनके बारे में। मित्रों, आप देख रहे हैं कमांड बैच और कमांड बैच ये आपके प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित है और आप जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिकी क्रॉनिकल इन दोनों को इस बैच के साथ लेकर के चला जा रहा है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं कहां से। मणिपुर हिंसा से। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन। अब देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब कोई ऐसा आयोग गठित होता है, समितियां गठित होती हैं, तो वहां पर ऐसे आयोगों के बारे में प्रश्न पूछा था कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं रहा है। ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि निम्नलिखित मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित समिति में कौन से सदस्य शामिल रहे हैं। ठीक है, तो कौन से शामिल रहे हैं ये हो सकता है, कौन से शामिल नहीं रहे हैं ये हो सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है या सीधे पूछा जा सकता है इस समिति का अध्यक्ष कौन रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी जो मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए गठित की गई थी। आते हैं उसी के बारे में शुरुआत करते हैं, देखते हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 के पश्चात हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 4 जून 2023 को किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष कौन है इस आयोग के? 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा है। ठीक, और 2 अन्य सदस्य कौन कौन है? 2 अन्य सदस्य हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास हैं और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो अध्यक्ष हैं ये आपके जुडिशरी से हैं, न्यायिक सेवा से हैं, और एक आईएएस है और एक आईपीएस है, यानी अलग अलग तीनों की अलग अलग पृष्ठभूमि है। 3 अलग अलग पृष्ठभूमि के अधिकारी इस आयोग के माध्यम से मणिपुर हिंसा की जांच करेंगे। ठीक है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे श्री अजय लांबा जी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 मई और उसके बाद मणिपुर में अलग अलग समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा व दंगों के कारणों और उसके प्रसार की जांच का दायित्व आयोग को सौंपा गया है। साथ ही साथ हिंसा से जुड़ी सभी तथ्यों और सिलसिलेवार हुई घटनाओं की जांच भी आयोग करेगा। आयोग यह भी देखेगा कि क्या हिंसा और दंगों से निपटने के लिए या रोकने के लिए जो सरकार द्वारा प्रशासनिक कदम उठाए गए, क्या उसमें कोई चूक या लापरवाही हुई है। आयोग को अपनी पहली बैठक के 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस अवधि से पहले आयोग चाहे तो अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा। इसका मुख्यालय इम्फाल में होगा। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग है। आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय अजय लांबा जी हैं। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य हैं जो एक आईएएस हैं और एक आईपीएस हैं। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इम्फाल में होगा। ठीक है, आयोग मणिपुर में हिंसा प्रारंभ होने से लेकर और जून तक की स्थिति में दोनों समुदायों के बीच हिंसा के कारण, इसके फैलने के कारणों की जांच करेगा। आयोग के गठन के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि हिंसा के कारणों और उससे जुड़े कारकों की जांच के लिए मणिपुर सरकार ने 29 मई को न्यायिक जांच आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय ने इस जांच आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं सम्मेलन L20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, L G20 आपने देखा, D20 आपने देखा, अब L20 भी आप देखिए। L20 शिखर सम्मेलन क्या है? श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की एक पहल है। पूछ लिया जाएगा L20 है। L20 क्या है? G20 देशों की पहल के रूप में L20 का गठन किया गया है। और ये L20 क्या है? G20 देशों के लिए, देशों के श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किया गया है।
ठीक है। इसका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में 21 से 23 जून 2023 को संपन्न हुआ। सभी के लिए, विशेषतः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला और रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा इस शिखर सम्मेलन में की गई। L20 के अध्यक्ष एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या के अनुसार विश्व में 94% मजदूर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। विश्व भर में 94% मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं तथा महिला कामगारों का प्रतिशत 32% है। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है, केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। L20 में G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल रहे हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में 18 से 20 मार्च 2023 को अमृतसर में किया गया था। ठीक है, तो L20 G20 का एक G20 सम्मेलन के दौरान गठित किया गया मजदूरों से संबंधित एक समूह है, एक संगठन है। चलिए आगे है, देखते हैं हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आप जानते हैं इस समय बड़ी चर्चा है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में विश्व भर में चर्चा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे सुरक्षित, भविष्य का सबसे सुरक्षित ऊर्जा है, सबसे सेफ एनर्जी है ये, और ऐसी एनर्जी है जो इको फ्रेंडली है। तो आज विश्व भर में हाइड्रोजन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन पर, ठीक है, हरित हाइड्रोजन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आते देखते हैं हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023। हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल में हुई प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिकों और औद्योगिक समुदायों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? जून महीने में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, किस पर? ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर। विज्ञान भवन में 5 से 7 जुलाई, विज्ञान भवन में 5 से 7 जुलाई 2023 को इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के साथ भागीदारी में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए क्लियर है? कोई बहुत ज्यादा आते हैं विपर्जय चक्रवात की बात करते हैं। विपर्जय चक्रवात जिसने जून महीने में भारी तबाही मचाई पश्चिमी तट पर। आते हैं देखते हैं क्या है ये। अरब सागर से जून 2023 के पूर्वार्ध में उठा चक्रवाती तूफान विपर्जय, ठीक है, ने भारी तबाही गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मचाई है। 15 जून की रात्रि में गुजरात के तट से टकराए इस चक्रवात की तेज हवाओं से हजारों गांवों में बिजली के खंभे गिर गए, अंधेरा छा गया और बड़ी संख्या में पेड़ उखड़कर धराशायी हो गए। तूफान के चलते द्वारका, जामनगर, भावनगर, बनासकांठा व मोरबी जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बाद में राजस्थान के इलाकों की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ता गया। 6 जून को दक्षिण पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुआ विपर्जय 15 जून को सौराष्ट्र व कच्छ पहुंचने के पश्चात 18 जून तक कमजोर पड़ गया था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 13 दिन और 3 घंटे की अवधि तक ये रहा। यह चक्रवात इस वर्ष अरब सागर में उठा पहला चक्रवात था। ठीक है, अब इससे कौन कौन राज्य प्रभावित हुए? राज्य प्रभावित हुआ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। हालांकि सबसे अधिक प्रभावित कौन सा हुआ? गुजरात हुआ। ठीक है, चक्रवात की चेतावनी के समय रहते मिल जाने के कारण सुरक्षा के लिए अनेक प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए थे, जिससे जान माल की विशेष हानि इसमें नहीं हुई। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो पूर्वानुमानित मार्ग था, यहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहां से हो सकती है। जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अरब सागर ये हुआ और
अगर आप देखें पूर्व अनुमानित मार्ग जो था जखाऊ पोर्ट, जो कि पोर्ट बंद भी कर दिया गया था, ठीक है, तो जखाऊ पोर्ट और फिर यहाँ से जब ये चलता है, ठीक है, आप देखिए 16 जून को रात्रि में, 16 जून को प्रातः 11:30 बजे चक्रवाती तूफान की होती 70 से 80, 15 जून को प्रातः 11:30 बजे अति तीव्र चक्रवाती तूफान हो जाता है 125 से 135 किलोमीटर, और 14 जून को जो हो जाता है, 14 जून को हो जाता है अति तीव्र चक्रवाती तूफान 135 से 145 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये 13 जून की रात में अति चक्रवाती तूफान, इसकी सबसे अधिक स्पीड अगर कहीं देखेगी तो कहाँ देखेगी, इसकी सबसे अधिक स्पीड देखेगी 13 जून को कहाँ देखेगी, अति तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग 165 तक, ठीक है। तो ये स्थिति रही इसकी। यहां से 13 जून आप यहां से देख सकते हैं इसको। अब ये जब ये चला तो ये टकराया गुजरात तट से, कब टकराता है, ये 15 जून की रात्रि में गुजरात के तट से टकराया। यही पूछा गया पिछली बार, एक बार जब प्रश्न पूछा गया था तो किस दिन ये अरब सागर के भारतीय तट से किस दिन टकराया, यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यहां से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लिया अगर पूछा गया कि किस दिन ये गुजरात के तट से टकराया, तो 15 जून की रात्रि में गुजरात के तट से टकराए इस चक्रवात की तेज हवाओं से हजारों गांव में बिजली और खंभे गिर गए, ठीक है। तो भारतीय तट से कब टकराता है, ये 15 जून की रात में टकराता है, ठीक है। ये है भारतीय तट और जखाऊ बंदरगाह, 15 जून को ये टकराता है, 16 जून को इसकी स्पीड कम होने लगती है, ठीक है, और उसके बाद फिर 16 जून को इसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है। तो ये है, इसके बाद फिर कराची की ओर मुड़ जाता है, ये रहा है। आते हैं आगे। बिहार में सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का एक भाग ढहा। बिहार में खगड़िया के अगवानी एवं भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन ब्रिज 4 जून 2023 को बीच में से ढहकर गंगा नदी में समा गया। रुपया 1716 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन इस पुल के 4 पिलर ध्वस्त होने से इन पर लगे सेगमेंट गंगा नदी में समा गए। पिछले वर्ष अप्रैल माह में भी इस पुल का एक हिस्सा गिरा था। पुल का निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ था, ऐसे 2019 तक पूरा करने का मूल लक्ष्य था। इस समय सीमा को बढ़ाकर 2021 और बाद में दिसंबर 2023 तक कर दिया गया था। पिछले पुल के निर्माण में लापरवाही की बात स्वीकार करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, लेकिन फिलहाल बिहार है और ऐसा कुछ होता ही रहता है। जहां जहां भी भ्रष्टाचार है और हमारे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में, सड़क, पुल, इन सभी के निर्माण में इस प्रकार से घोर लापरवाही होगी तो उसका हश्र भी यही होगा। इसलिए सरकारों को इस बारे में राजनीतिक दोषारोपण के बजाय बल्कि इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वायुसेना का प्रशिक्षण विमान किरण कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान किरण 1 जून 2023 को कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट चामराजनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्रशिक्षण विमान ने बेंगलुरु स्थित वायुसेना केंद्र से उड़ान भरी थी। कुछ ही देर में निकटवर्ती चामराजनगर में एक गांव के निकट खुले क्षेत्र में जा गिरा। विमान पर सवार एक पुरुष और एक महिला पायलट क्रैश होने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकलने में सफल है। दोनों को केवल मामूली चोटें आई हैं। चलिए मान लिया पूछ लिया जाए, हालांकि इसके पूछे जाने की संभावना इस रूप में नहीं है, ठीक है। तो किरण नाम का एक प्रशिक्षण विमान था जहां के दोनों पायलटों ने अपने आप को क्या कर लिया, सुरक्षित बचा लिया। तो मित्रों ये कंप्लीट होता है। आते हैं हम खेल श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं खेल कूद खेल खिलाड़ी पर अगर हम चर्चा करें तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अभी तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की इन सारी चीजों को आप देखेंगे बड़े ही सेगमेंट तरीके से आपके लिए बड़ा ही सिस्टमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहां से कर रहे हैं, बैडमिंटन से कर रहे हैं। बैडमिंटन में देखिए क्या है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। तो बैडमिंटन में देखिए जकार्ता इंडोनेशिया में जून 2023 में संपन्न इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की
तीन युवाओं की जोड़ी ने क्या किया, तीन युवाओं की जोड़ी ने युगल पुरुषों की युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में मलेशिया के आरोन चिया सुईबुई एक की विश्व चैंपियन जोड़ी को 21-18 से हराकर खिताब जीतने में सफल रहे। तो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही भारत के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता एवं एशियाई चैंपियन यह जोड़ी ऐसी पहली भारतीय जोड़ी है जिसने सुपर 1000 लेवल के इंडोनेशियाई ओपन में युगल खिताब जीता है। भारत की साइना नेहवाल ने 2020 में एवं 2022 में तथा किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में यहाँ एकल खिताब जीतने में सफल रहे थे, किंतु युगल खिताब पहली बार ही किसी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ध्यान रखना है, इंडोनेशियाई ओपन 1000 लेवल टूर्नामेंट। ठीक है, इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट में भारत की 3 पुरुष युवाओं की जोड़ी ने युगल खिताब जीतने में सफलता अर्जित की, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का सुपर 1000 लेवल का यह टूर्नामेंट जकार्ता में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर सेल्समैन, चलिए ये तो पूछा नहीं जाएगा। जो भारतीय हैं, भारतीयों ने जो जीता है तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, देखिए 2-3 चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब इसमें केवल आपको भारतीयों के बारे में देखना है कि भारतीय ने कौन कौन से वो जीते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी के प्रमुख। अब राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, 2022 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल बैडमिंटन में 2022 में स्वर्ण जीते। 2023 में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीते। 2023 में इंडोनेशियाई ओपन में स्वर्ण जीते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसके अलावा फिर उन्होंने जो जीता वो आपके सामने है, और वो है ये युगल। ठीक है, इस युगल में जो उन्होंने जीता, पुरुष युगल विजेता के रूप में सात्विक साईराज, ठीक है, रैंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी एक ही नाम है, लगता था 3 नाम। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एक नाम है, और चिराग शेट्टी ये पुरुष युगल है। पुरुष युगल में इन्होंने जीता है। ठीक है, ये दोनों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक, चलिए आगे चलें। तो यहां से एक प्रश्न ये हो सकता है, मान लिया पूछ लिया जाए, यहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं, इन दोनों युवाओं द्वारा ये दोनों पुरुष युगल खिताब जो जीते हैं, ठीक है, इंडोनेशियाई ओपन 1000 प्रतियोगिता में, ये इनकी बड़ी उपलब्धि रही है। और पहली बार भारत ने इसमें पुरुष युगल जीता है। इससे पहले भारत इसमें पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीत चुका है। चलिए आगे आते हैं। अगला है क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी बड़ी जीत। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जून 2023 में बांग्लादेश के दौरे पर एक टेस्ट मैच की श्रृंखला मेजबान टीम के विरुद्ध मीरपुर में 14 से 18 जून 2023 को खेली। इस श्रृंखला का यह एकमात्र टेस्ट बांग्लादेश ने 546 रनों से जीता। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी बड़ी विजय है। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी बड़ी जोड़ी रही। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जून 2023 में बांग्लादेश, यानी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो चैंपियनशिप हुई, ठीक है, इसमें मेजबान टीम के विरुद्ध मीरपुर में बांग्लादेश ने 546 रनों से इस मैच को जीता, और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी विजय है। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। आईसीसी की वर्ष 2021 से 23 की दूसरी
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच हुआ। अगर आप देखें लंदन में ओवल के मैदान पर 7 से 11 जून 2023 के बीच खेला गया। ये मैच 209 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व टेस्ट ये मैच 209 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने नाम कर ली। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफियां किसी न किसी वर्ष जीतने वाला पहला देश हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफियों को किसी न किसी वर्ष जीतने वाला विश्व का पहला देश हो गया। इस वर्ष की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 2021 से 23 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा टेस्ट मैचों में अर्जित अंकों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया व भारत की टीमें ही अंक तालिका में पहले 2 स्थानों पर थीं, जिससे फाइनल मैच इन्हीं दोनों के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। मैच की पहली पारी में 163 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड को फाइनल में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पूर्व 2019-21 की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में स्थान बनाया गया था, किंतु साउथहैम्पटन में जून 2021 में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पराजित हो गई थी। चलिए, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न ऐसे पूछे जाने की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से सबसे बड़ी 5 पारियां कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ऐसा कोई एग्जाम में या कभी इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है। ठीक है, आते हैं फुटबॉल में। भारत दूसरी बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 4 देशों के तीसरे इंटर कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय कप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। इसका खिताब लेबनान को फाइनल में 2-0 से हराकर भारत ने जीता है। फाइनल मैच में भारत के लिए ये गोल सुनील छेत्री व लालियान ज्वाला छांगले ने किए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 2-2 गोल इन्हीं दोनों ने किए। इस टूर्नामेंट में शामिल 2 अन्य टीमें वनुआतु व मंगोलिया थीं, जिनका स्थान क्रमशः तीसरा और चौथा रहा। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या हो सकती हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उनको देखिए। भारत के संदेश झिंगन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत के संदेश झिंगन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत ने दूसरी बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसका पहला संस्करण 2018 में कीनिया को फाइनल में हराकर भारत ने जीता था, जबकि 2019 में इसका दूसरा संस्करण उत्तर कोरिया ने फाइनल में ताजिकिस्तान को हराकर जीता था। भारत का इसमें चौथा अंतिम स्थान था। इस टूर्नामेंट में 2 गोल करने से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या कुल 87 हो गई है। इस टूर्नामेंट का चौथा संस्करण 2025 में होना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मान लिया अगर कहीं से कुछ पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है। हालांकि कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, पीसीएस के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने योग्य हैं इसमें। आगे आते हैं, टेनिस आता है। टेनिस इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये टेनिस में फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीतकर सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड जोकोविच ने अपने नाम कर लिया। नोवाक जोकोविच, एक दौर बीत गया और नोवाक जोकोविच बने हुए हैं पता नहीं कितने कंपटीशन देने वाले आईएसपीसीएस बनते गए और ये आपके नोवाक जोकोविच ये अपने टीम पर, अपने क्रेज पर डटे हुए हैं और लगातार ग्रैंड स्लैम अपने नाम करते जा रहे हैं। फ्रांसीसी ओपन आप जानते हैं कि जून महीने में खेला जाता है। तो सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के
कैसर रूड को फाइनल में हराकर फ्रांसीसी ओपन टेनिस का पुरुषों का एकल खिताब न केवल परिणाम किया बल्कि इसके साथ ही सर्वाधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी परिणाम कर लिया। इससे पूर्व स्पेन के राफेल नडाल एवं सर्बिया के नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 22-22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता रहे थे। इस तरीके से सबसे अधिक एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये बन गए हैं, ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। 36 वर्षीय जोकोविच के 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों में 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, 3 फ्रांसीसी ओपन है, 7 विंबलडन है तथा 3 अमेरिकी ओपन का खिताब शामिल है। रोला गौरों पर फ्रांसीसी ओपन टेनिस का महिलाओं का एकल खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुगोचा को हराकर जीता है। 22 वर्षीय इगा का फ्रांसीसी ओपन में जहां यह तीसरा एकल खिताब है, वही ग्रैंड स्लैम टेनिस में उनका चौथा एकल खिताब है। फ्रांसीसी ओपन में वर्ष 2023 के इस खिताब से पूर्व 2020 और 22 में भी वो खिताब पर नाम कर चुकी हैं। चलिए, तो ये रहा है। अब इसका फाइनल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फाइनल देखना है, बहुत बड़ी कहानी से बहुत मतलब नहीं है। आइए देख लेते हैं, और इसका नोट्स तो आपको मिलेगा ही। देखिए, पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, एकल उपविजेता कैस्पर रूड नॉर्वे। अब इनको क्योंकि ऐतिहासिक रहे इसलिए इनको ध्यान रखना है। महिला में इगा स्वियाटेक पोलैंड, ठीक है, एक महिला एकल, ठीक है, विजेता। पुरुष युगल में आ जाइए, इवान डुडोविक और ऑस्टिन क्रोसविक अमेरिका। याद नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष महिला युगल में अगर आप देखोगे, महिला युगल में पुरुष युगल, महिला एकल और पुरुष एकल। अब महिला युगल में हसी सुबेई चीनी ताइपे व वांग सिंह यू चीन, ये दो रहे हैं। मिश्रित में म्यू काटो जापान और टिम पुट्ज जर्मनी रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे हैं। अब इनका नाम याद करना थोड़ा सा आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, ट्रिक के अनुसार आप इनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपके भविष्य की आने वाली परीक्षाएं, अर्थात अब तो कई परीक्षाएं आपके इसमें शामिल हो जा रही हैं। अभी आपका आरओ आ रहा है, एपीएस आएगा, इसके बाद फिर आपका एक एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एसएससी का पेट होगा, उसमें भी आते हैं करंट के क्वेश्चन आते हैं, पेट होगा। इसके अलावा फिर आपका होगा यूपी पीसीएस होगा, यूपीएससी होगा, कई परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से तो नोवाक जोकोविच चूंकि चर्चा में, इसलिए आप इनको तो याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं। महिला एकल के लिए इगा स्वियाटेक को याद रखिएगा। हालांकि चूंकि भारतीय कोई नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछ जाने की संभावना नहीं है। जब कोई भारतीय रहते हैं तो इनमें में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए, शतरंज में तेलंगाना के प्रणीत बुपल्ला, तेलंगाना के प्रणीत बुपल्ला भारत में शतरंज के 22वें ग्रैंड मास्टर हो गए। क्या बात है, भारत से ग्रैंड मास्टर, लगातार ग्रैंड मास्टर सब निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना के 16 वर्षीय प्रणीत बुपल्ला शतरंज में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर मई 2023 में बन गए। इस खिताब के लिए आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नाम पहले से ही उन्हें प्राप्त किए थे। इसके लिए आवश्यक 2500 फिडे रेटिंग पॉइंट के रहता बाकू में उनको प्राप्त हो गई। चलिए, ठीक है। शतरंज में केवल ये है, प्रणीत बुपल्ला भारत के शतरंज के 22वें ग्रैंड मास्टर हो गए। हॉकी में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना। ये प्रश्न यहाँ से बन गया है, ठीक है। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना
बन सकती है, क्योंकि ये प्रश्न लगातार इस तरीके से आते रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना। पुरुषों की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में सलालाह शहर में 23 मई से 1 जून को संपन्न हुआ। इसका ताज पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हराकर गत विजेता भारत ने ही जीता। तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा। 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों का ये टूर्नामेंट चौथी बार भारत ने जीता है। भारत ने इससे पहले 2004, 2008, 2015 में ये ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, तो पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जूनियर एशिया कप हॉकी का आगामी 11वां आयोजन 2025 में होगा। ठीक है, भारत पहली बार महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का भी विजेता हुआ है। तो जापान में काका मिगाहारा में 3 से 11 जून 2023 को संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ की महिलाओं की जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी 4 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को फाइनल में हराकर भारत ने जीता। ये पहला ही अवसर है जब महिला हॉकी का जूनियर एशिया कप भी खिताब भारत के नाम रहा है। तो दोनों विजेता रहा भारत। भारत पुरुष का भी विजेता रहा और महिला हॉकी कप का भी विजेता रहा। ठीक है, गोल्फ पीजीए चैंपियनशिप 2023 कोई बहुत खास नहीं है। यहाँ पर गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से दूसरे 105वें पीजीए चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में पिट्सबर्ग में किया गया और इसका खिताब अमेरिका के ब्रूस कोएप्का को जीता। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, यूएस ओपन अमेरिकी ओपन में देखिए, वर्ष 2023 की तीसरी मेजर गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन का आयोजन लॉस एंजल्स में 15 से 18 जून को हुआ। इसका अमेरिका के ही बिंधम क्लार्क ने इसे जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स व कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जून 2023 में 2 फार्मूला 1 रेसों का आयोजन क्रमशः बार्सिलोना व मॉन्ट्रियल में हुआ। 4 जून 2023 को बार्सिलोना स्पेन में संपन्न स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में रेड बुल टीम के एम वर्स्टापेन विजेता रहे तथा मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन का इसमें दूसरा स्थान रहा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। आइए, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 25 मई से 3 जून 2023 को हुआ था। इन खेलों में देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश में यह खेल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा इन 4 महानगरों में आयोजित किया गया, जबकि निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। इन खेलों का शुभंकर बारासिंघा था, जिसे जीतू नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे नंबर 1 पर कौन सी रही? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही है, 26 स्वर्ण पदक जीती और कुल 69। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 24 स्वर्ण पदक जीता। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक ने 16 जीता। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने 12 जीता और गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने 9 पदक जीते। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई इस पदक लायक था ही नहीं। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय खेल एवं कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उद्घाटन समारोह में शामिल थे। 10 दिन तक चले इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 26 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 69 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का श्रेय प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए ये रहा। तो कुल मिलाकर के आप देखें, खेल प्रतिस्पर्धा में इस तरीके की प्रतिस्पर्धाएं रही और आपने देखा कि इन सारी प्रतिस्पर्धाओं में बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक नहीं, 2-3 को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा इसमें जून महीने में आयोजित होने वाली खेलों में केवल आपके लिए जो आपका फ्रेंच ओपन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और
भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हॉकी जूनियर हॉकी मैच, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो मैच हुआ महिला हॉकी टीम का, जूनियर टीम का, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे खेल मैच इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका विश्वविद्यालय, चूंकि यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए खेलो इंडिया आपका इंपॉर्टेंट तो हो सकता है, यहां से कोई प्रश्न पूछा जाए। आते हैं अगला, विविध में देखें तो विविध में भारतीय नौसेना का अरब सागर में बृहत अभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना ने एक बृहत सैन्य अभ्यास अरब सागर में संपन्न किया। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के इस सबसे बड़े अभ्यास में नौसेना के दोनों विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, अब यहां से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो प्रश्न यहीं से इस तरीके से पॉइंट पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस भारतीय नौसेना के इस सबसे बड़े अभ्यास में नौसेना के दोनों विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के अतिरिक्त नौसेना के अन्य युद्धपोत पनडुब्बियां लड़ाकू विमान भी शामिल रहे। युद्धाभ्यास की तिथियों का खुलासा नौसेना द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन ये युद्धाभ्यास यहाँ पर संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर करने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की घोषणा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के पश्चात अब इस राज्य के अहमदनगर नाम का नगर शहर का नाम बदल करके 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई 2023 को अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया। तो अब यहां से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में या हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में किन किन नगरों के स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। ठीक है, और अब अहमदनगर का नाम बदलकर मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, तो छत्रपति संभाजीनगर एक बन गया, दूसरा बन गया धाराशिव बन गया और तीसरा अहिल्यानगर बन गए। 3 नगरों के नाम महाराष्ट्र में परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, तो आप इन परिवर्तित नामों में आप इनको देख सकते हैं, आप इनको जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और नाम बदलने की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी परंपरा है और लगातार इस परंपरा का लोग पालन करते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अहमदनगर में हुआ था, इसलिए ही इस शहर का नाम अहिल्यानगर करने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी और अंततः इसका नाम अहिल्यानगर कर ही दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा, आप देखते हैं इसके बाद तो सब ढेर सारी ये जानकारियां हैं। ठीक है, और आपका एक बड़ा पोर्शन यहाँ से प्रतियोगिता दर्पण का पूरा हो चुका है। ठीक है, अब केवल मुख्य परीक्षा के लोग को जो दिए गए विज्ञापन ये सब हैं। अब आप देखेंगे इस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण के इस महत्वपूर्ण अध्याय को हम लोगों ने यहाँ से पूरा किया है और लगभग सारी चीजें आपके राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब आप हमारी इस क्लास को कंटिन्यू एक टाइम शेड्यूल के साथ अब आप प्राप्त करने जा रहे हैं। उस टाइम शेड्यूल आपको दिया जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल पर इस टाइम शेड्यूल को आप देख करके और उसी के आधार पर पूरी क्लास को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्लास को आप जहां आप यूट्यूब पर प्राप्त करेंगे और उसी क्लास को आप हमारे ऐप पर भी प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐप पर प्राप्त करने के लिए आपको सारी चीजें और भी व्यवस्थित करने में मिलेगी। तो अब आपको तय करना है आप दोनों पर इस क्लास को प्राप्त करें। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं तक पूरी होती है। आप लोग जुड़े रहिए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और एक
DPI परिवार कम्युनिटी के साथ आप अपना सहयोग करते रहिए।